हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी दुनिया इस बात की गवाही भी देती है, इस बात की दुहाई भी देती है कि यदि लोकतंत्र सीखना है, भारत से सीखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कहीं हमें आहत करती हैं, घायल करती हैं। एक माध्यम और एक विषय है खरगोन, जहाँ पर कल की रात घटनाक्रम हुआ और उसमें हमारे देश की फिजा उड़ाने का एक सूत्र सामने आया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा देश वाकई इस तरह का है? इस तरह की कुछ घटनाएं ऐसा सिद्ध नहीं कर सकती कि हमारे देश में कहीं कुछ गड़बड़ी है। बहरहाल हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ रखने वाला, एक साथ रहने वाला देश है और सर्वधर्म संपन्न की बात हम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हम बातचीत करते हैं इस बात पर कि आखिर हमारा देश कैसे शांत रहे, कैसे प्रेममय माहौल हमारे देश में रहे। इसको लेकर लगातार बातचीत चलती रहती है। साधना न्यूज की भी एक पहल इस वक्त हम के माध्यम से कर रहे हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए कि क्या हमारा देश सहिष्णु देश है और इसे बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है प्रोफेसर रमेश मंगल जी। आपका बहुत स्वागत करते हैं हम जी। हमारे साथ में मौजूद हैं खलील आतिश जी, जो शायर हैं और लेखक हैं। हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में आपके प्रवक्ता मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जोशी जी। हमारे साथ में कांग्रेस सर्वधर्म जो सभा है उसके अध्यक्ष मंजूर बेग मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं निराग शुक्ला जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर रमेश मंगल जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। हमारे देश की तहजीब क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमें आहत करती हैं। क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं का कोई वास्तव में कोई महत्व है या ये छुटपुट घटनाएं होती हैं, निकल जाती हैं? धन्यवाद पंकज जी। आज आपने एक ऐसे विषय को लिया है जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश की और हमारे शहर की धार्मिक संरचना से संबंधित है। संस्कार और संस्कृति की हम बात करते हैं। हम ऐसे शहर और जिले खरगोन की बात कर रहे हैं जहां रामनवमी का जुलूस आज नहीं निकला है। रामनवमी का जुलूस वर्षों से निकलता आ रहा है और वहां ऐसा भी होता था कि वहां के एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के जुलूस पर स्वागत करते थे, फूल बरसाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 30 मकान और दुकान फूंक दिए गए, 70 परिवार बेघर हो गए, 10 पुलिस कर्मी घायल हुए और एक एसपी के पैर में गोली लगी। निश्चित रूप से यह जो भी हुआ अप्रत्याशित हुआ। कोई कल्पना नहीं थी कि अच्छे माहौल में भगवान राम के निकलने वाले जुलूस पर ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यह है देश में कोई आंतरिक रूप से ऐसा गिरोह या संगठन काम कर रहा है। जैसा दीक्षित जी ने कहा कि हमारी शांत फिजा और गंगा जमुना तहजीब के अंदर जो शांत पानी में पत्थर फेंककर बड़ा हलचल पैदा करना चाहता है। निश्चित रूप से आज हमने जब रात की घटना सामने आई, अप्रत्याशित थी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि खरगोन में ऐसा हो सकता था, लेकिन हुआ है। प्रशासन जैसा कि ज्ञात हुआ है बुलडोजर से दंगाइयों के मकान ध्वस्त हुए हैं। इंदौर रेंज के बड़े अफसर खरगोन पहुंच गए हैं। हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और संभायुक्त और डीआईजी रमेश जी वहां पहुंच गए हैं, निश्चित रूप से मौके पर पहुंच गए हैं। सवाल नहीं उठता है और इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष जोशी से भी। आखिर क्या कारण है? हम साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रहेंगे, रहते आए हैं,
क्या कारण है कि इस तरह के घटनाक्रम होते हैं? डॉक्टर पीयूष जोशी, आपको क्या लगता है? एक शहर में सब कुछ साथ में रहते हुए साथ में काम कर रहे हैं, हर त्योहार साथ मना रहे हैं, फिर अचानक किसी दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो गया है, हमारी फिजा में जहर घोल दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण मानते हैं डॉक्टर पीयूष जोशी? देखिए, ये बहुत ही दुखद है जो घटना हुई है, और जिस प्रकार की हिंसा हुई है इसका किसी भी समाज में कोई भी स्थान नहीं। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ये जो सांप्रदायिक वैमनस्य की घटना हुई है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है, और इस घटना के विरोध में अपने मतलब अपने विचार पूरी करती है। देखिए, प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों और ऐसा होने की नौबत क्यों आई। आम आदमी पार्टी का बहुत दृढ़ता से मानना है कि जब कभी भी मूलभूत सुविधाओं फेल हो जाती है तो धार्मिक वैमनस्य को फैलाने का काम किया जाता है। प्रदेश पे जितने लाख करोड़ का कर्ज है, 3.25 लाख करोड़ पे हम लोग आजकल देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति पे 51,000 का करोड़ का कर्ज है जिसको चुकाने का कोई रास्ता दिखता नहीं। उससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति लचर है, उसको सुधारने का कोई रोड मैप है नहीं सरकार के पास। सरकार जब मूलभूत 18 साल से लगातार नवजात शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, सरकार उसके लिए कोई सुधारने की कोई प्रयत्न करते भी नहीं थी। तो जब ये सारी स्थितियां निर्माण होती हैं तो सांप्रदायिक वैमनस्य एक ऐसी चीज है जिससे ये सब चीजें भुलाई जाती। जो हुआ ये एक इंटेलिजेंस फेल्यूर है, बड़ा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है। अब ये विलफुल इंटेलिजेंस फेल्यूर है या सरकार को सही में जानकारी नहीं लग पाई कि किस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने वाली है। ये इसमें दोष किसका है? गृह मंत्रालय किसके पास में है? प्रशासन कौन चला रहा है? आपने कौन से पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की है कि भाई इतने पत्थर यदि जमा हो गए तो पत्थर जमा कैसे हो गए? आप तक सूचना क्यों नहीं आई? आपने समय पूर्वक कार्रवाई क्यों नहीं की? तो कौन जिम्मेदार है साहब इन सब चीजों के लिए? प्रदेश के गृह मंत्री बात आग में पानी डालने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री आग को भड़काने की बात कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि गृह मंत्री महोदय इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, त्याग पत्र क्यों नहीं देते अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए। फिर हमारा फिर भी ये मानना है कि जो ये हुआ दोनों तरफ के, आज हम जिस व्यक्ति को, जिन फिगर को हम मिस करते हैं उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों की आज इस समाज में बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, जिनकी शहादत पे महात्मा गांधी ने बोला था कि इनकी मृत्यु पे मुझे ईर्ष्या होती है और ऐसी मौत मुझे मिले, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों के दंगों को रोकने के लिए, उनके आपस में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। हमें ऐसे हजारों गणेश शंकर विद्यार्थियों की आवश्यकता है, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, ताकि हर जुलूस का स्वागत फूल से किया जाए। हम उससे असहमत हो सकते हैं, हम उनके नारेबाजी से असहमत हो सकते हैं, पर पथराव किसी भी तरीके से उसका समाधान नहीं है। तो मेरा यह मानना है ऐसे हमें प्रेम फैलाने की जरूरत है, वैमनस्य फैलाने की जरूरत नहीं है। बहुत दुखी करने वाली बात यह है कि ऐसा होता दिखता नहीं। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले पैदा होते दिखते नहीं। तो जिसको हम बोले गांधीगिरी करने की जरूरत है। यदि हम असहमत भी हैं तो हम उनके ऊपर फूल बरसाएं, हम उनका स्वागत करें, हम उनके ऊपर थोड़ा गुलाल डालें, और उसके बाद भले हम जाके हमारी जो भी यदि हमारी समस्या है तो हम सरकार के पास जाएं और सरकार पे जाके एक व्यवस्थित तरीके से कंप्लेंट दर्ज करें यदि हमें किसी बात से समस्या है तो। सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये बहुत दुखद है, और ये एक सरकार के इंटेलिजेंस सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल सही कहा। पत्थर बरसाना, लोगों पर जो है वो इस ढंग से पत्थर फेंकना और जानलेवा हमला करना निश्चित रूप से किसी भी वर्ग के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए ये बख्शा नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से कानून भी अपना काम करेगा, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? ये विषाद सालों से पनपता रहता है, और ये विषाद क्यों पनपता है? मंजूर बेग साहब, आपको लगता है कि आप सर्वधर्म संपन्न जो सभा है उसके आप अध्यक्ष भी हैं, आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं? क्यों नहीं रोकी जा सकती? क्यों नहीं रुकती इस घटनाएं, और आखिर क्या कारण है कि घटनाएं लगातार समाज में सामने आती है? पंकज जी, आज आपने जो विषय रखा है इसके लिए साधना न्यूज धन्यवाद के पात्र है। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं, जैसा अभी पीयूष जी ने कहा, इंटेलिजेंस फेल हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग फेल हो रहा है। आज ये घटना क्यों हुई, ऐसी घटना क्यों कर रही है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कभी भी कोई भी देर नहीं है। जिसका जुलूस निकलता हम भी सबका सम्मान करते हैं, वो भी सबका सम्मान करते हैं, हर चीज का। खरगोन की घटना की बहुत निंदा करूंगा।
घटना जो हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, इंदौर संभाग के आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी जो खरगोन पहुंच गए, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, ये घटना घटी कैसी है, उस जुलूस में भारी लोग कौन थे, ऐसे कौन व्यक्तियों ने ये हरकत की जिससे पूरा सांप्रदायिक सद्भाव में जहर मिला, वो जुलूस पे हमला किया, उसके पीछे किसका हाथ था, ये योजना किसकी थी, जुलूस में जो लोग थे, दो ही पक्ष जो हमें वीडियो मिले, वायरल वीडियो हमारे पास आए, उसमें हमने देखने में आया है दो ही तरफा पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि राम नवमी पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जुलूस निकलते, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, कहीं ना कहीं सिख समाज सब उस जुलूस का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन जो खरगोन में घटना घटी, और जो घटना के बाद इतनी गंभीर घटना हो गई वो कि पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, एसपी, वरिष्ठ एसपी चौधरी भी घायल हो गए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जुलूस जो भी निकले, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो, सिख समाज, ये नारे फेंके जाए, कहीं ना कहीं नारों के कारण इस प्रकार की घटना हो रही है। हमने देखा कहीं ना कहीं नारे ऐसे आप सही कह रहे हैं सर, लगा दी जाते हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, और क्योंकि ये देश तो हमारा इस अस्तित्व का रहा है, पूरी दुनिया इस बात की दुहाई देती रही है। जी, नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। नीलाभ जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं ज्यादा कदा होती रहती हैं, लेकिन अगर बहुत ईमानदारी से बात की जाए तो इस घटना के पीछे किस तरह की मानसिकता सामने आती है, क्या मूल कारण मानते हैं आप इस तरह की घटना? देखिए पंकज जी, आचार्य रजनीश ने बहुत अच्छी बात कही कि आपका धर्म अगर आपसे दंगे करवा सकता है, नफरत करवा सकता है, इंसान को इंसान से भेद करवा सकता है, पाखंड करवाता है, तो आप धर्म नहीं किसी गिरोह के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये आचार्य रजनीश ने कहा हुआ है। खरगोन एक छोटा सा शहर, बड़ा शहर नहीं है, जहां पर हर लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। वहां पर घटना होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो बड़ा शहर होता है तो वहां अक्सर होता है लोग अपरिचित होते हैं एक दूसरे से, लेकिन खरगोन इतना बड़ा शहर नहीं है, वहां हर व्यक्ति दूसरे को जानता है, परसों से साथ में रह रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो जो से डीजे पर भजन की आवाज जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति ली, उनके भी रमजान चल रहे हैं। यह आपत्ति पहले भैंस होती बाजी में होती, फिर पत्थरबाजी में होती है, फिर आगजनी बदल जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपी सहित पुलिस के कई बड़े अधिकारी इस पर घायल होते हैं। इस घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर इसकी शुरुआत, इसकी पहल किसने की, किसके इशारे पर यह करते हुआ, इसकी बड़ी गंभीरता जांच होना चाहिए साहब, कि आखिर शहर में, प्रदेश में शांति भाईचारे का माहौल खराब करना कौन चाहता है, कौन इस घटना के पीछे छोटा सा षड्यंत्र चला रहा है। जी जी जी, जनाब जी, आपने एक बात कही कि शोर शराबा हो रहा था। ये तो हमारे देश की संस्कृति है कि जब कोई रैली निकलती है, जब कोई रमजान का भी कोई रमजान निकलता है, जब कोई सिखों का कोई जुलूस निकलता है, तो आवाज तो होती है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, इसमें पत्थरबाजी की शुरुआत किसने? मेरा सवाल दूसरा है। जुलूस निकलते हैं, मुस्लिमों के भी जुलूस निकलते हैं, सिखों के भी निकलते हैं, और जैसे मंगल साहब ने कहा, हम बरसों से एक दूसरे के जुलूस का स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं, स्वागत करते हैं, हाथ फूल करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और छोटे शहरों में तो बहुत खासकर ये चीजें होती है। लेकिन इसमें पत्थरबाजी, विवाद की शुरुआत किसने की, ये बड़ा सवाल है। कौन इस भाईचारे के माहौल को खराब करना चाहता है? इसका षड्यंत्र, किसी एक वर्ग पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि दोनों वर्ग की भूमिका की गहन जांच होना चाहिए कि कौन माहौल खराब कर रहा है, उसका इनके पीछे हाथ किसका है, एक अच्छा समुदाय मंजूर भाई साहब, खलील आतिश साहब हमारे साथ में हैं। खलील आतिश जी, हम क्या खोते जा रहे हैं? तो कौन सी दृष्टि है, तो कौन सी बात है, तो कौन सी संस्कृति है जो हम खोते जा रहे हैं? हम भूलते जा रहे हैं कि हम इंसान हैं। हम भूलते जा रहे हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। आखिर क्या लगता है आपको, क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, क्या सिखाने की आवश्यकता है? देखिए, अगर पूरी ईमानदारी से मैं कहूँ तो मेरे एक कथा पेश करता हूँ सबसे पहले कि कदम कदम पे यहाँ पर गुलाब खिलते रहें, जो कारवां हैं मोहब्बत के साथ चलते रहें, और निज़ाम ऐसा बनाओ कि एक तवाज़ुन हो, हवाएं चलती रहें और चिराग जलते रहें। बहुत
अब यहाँ देखा जाए जो आज का माहौल चल रहा है पूरे देश में, खरगोन तो एक छोटी सी जगह हो गई है, लेकिन पूरे देश का माहौल ये बना रखा है कि देश को देश की तरह समझा ही नहीं जा रहा है। देश को एक मजाक बना के रख दिया गया है और इसके जिम्मेदार जो है वो कौन लोग हैं? वो जिनके पास पावर है, सत्ता है, वो चाहे तो इसको 24 घंटे में कंट्रोल कर सकते हैं अगर सच्ची नीयत है तो। खरगोन की घटना जो है वो आप देख लीजिए कि जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि छोटी जगह बड़े प्रेम से वहाँ लोग रहते हैं, तो अगर इतनी छोटी सी जगह को आप व्यवस्था जो कंट्रोल नहीं कर सकती पुलिस, तो फिर बड़े लेवल पे तो अपन सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाएगा। कुछ सालों में ये समझ लीजिए कि पिछले कुछ सालों में देश का माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच में एक खाई पैदा की जा रही है। और ये किस लिए की जा रही है? ये एक राजनीतिक, एक सियासत का मामला है। हम ये चाहते हैं देश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं और 20% अल्पसंख्यक में सब आ गए। आप ये मानिए अगर हिंदू व बहुसंख्यक अगर वो सांप्रदायिक है तो ये 20% के तो अभी तक पता ही नहीं लगना था इंडिया में आजादी इन 75 साल में। लेकिन आप शायर जी बोलिए, मैं शायर हैं, हाँ, इसलिए मैं शायर हूँ, इसलिए दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना मुझे किसी सरकार से अब कोई तमगा पाना है। मैं शायर हूँ, इसलिए ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो 80% है, वो सभी जो है सांप्रदायिक नहीं है। और अगर वो होते तो देश में यहाँ अल्पसंख्यक का रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हैं जो उधर भी हैं इधर भी हैं, तो उनको हमें पहचान के और उनके साथ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ये देखे बगैर कि कौन हमारा वोटर है और कौन हमारा वोटर नहीं है। सबसे बड़ी, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर किसी को दोष दिया जा सकता है तो खरगोन की घटना के लिए भी तो वो व्यवस्था को दूंगा, मैं वहां के ये पुलिस महकमे को दूंगा कि अगर वो चाहते हैं तो बड़े आसानी से, क्या इनके पास खुफिया रिपोर्टें नहीं थी कि क्या होने वाला क्या नहीं, सब रहती है। लेकिन न जाने किस दबाव में हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी हुआ, और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो आपसी रिश्तों का हुआ है। सबसे महंगी चीज जो है वो रिश्ते हैं आपस की, मेरा ये कहना। ये बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश मंगल साहब, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कारण है पत्थर लोग जमा कर रहे हैं? मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही है कि आखिर ऐसा क्या चलता रहता है जो अंदर लोग पत्थर इकट्ठा करते हैं, लोग गुस्से से भरे रहते हैं और जब कोई अवसर आता है तो फूट पड़ते हैं। क्या व्यवस्था है ये? आखिर वो कौन सा डर है, वो कौन सा विषाद है, वो कौन सी समस्या है जो लगातार घर करती जाती है और एक वक्त जो है वो गुब्बारे के रूप में फूट पड़ती है? पंकज जी, आपकी यह बात वजनदार है कि पत्थर क्यों जमा होते हैं। सबसे पहली बात यह, हमारे देश में चुनाव इतने अधिक दोषपूर्ण हो गए हैं कि एन केन प्रकार वोटों के लिए व्यक्ति चाहे जो करने को तैयार हो जाता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यदि कुछ हो जाएगा, एक घर में आग लगेगी तो 10 घर जलेंगे, 10 घर जलेंगे तो 100 लोग तबाह होंगे, 100 लोग तबाह होंगे तो चीत्कार होंगी, महिला पुरुष चिल्लाएंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, रोजी रोटी छीनेगी, और उसके लिए दोषी कौन होगा? लेकिन दंगा करने वालों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल के जो चुनाव हैं वो केवल खरगोन की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और कुछ लोग इस देश में इस कला में सिद्ध हंसते हैं और वो अपने बातों में, अपने भाषणों में, अपने व्हाट्सएप से इस प्रकार के जहरीले बाण फैलाते हैं और उनके कारण एक व्यक्ति देखता है तो 10 व्यक्तियों तक बात जाती है, और 10 व्यक्तियों तक बात जाती है तो पूरे फिजा में जहर खुल जाता है। खरगोन वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ है।
जैसा बताया जा रहा है कि एक जगह पत्थर इकट्ठा थे, यदि पत्थर इकट्ठा थे तो यह क्या बताता है? इसका मतलब प्री प्लान्ड है। और निश्चित रूप से यदि किसी जगह पत्थर इकट्ठा होते हैं तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को इन सब मामलों की खबर कहीं ना कहीं से होना चाहिए। पुलिस महकमा इसको देखना चाहिए, उनके इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, खुफिया को देखना चाहिए। और यदि नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी मेरी मान्यता है। और ये जिस ढंग से घटनाएं सामने आती है और जिस ढंग से आहत करती है तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश की अस्मिता के लिए भी ठीक नहीं है। पीयूष जी, जी जी, आम आदमी क्या करे? बात ये होती है कि चलिए राजनीतिक पार्टियां करती हैं बहरहाल, लेकिन आम आदमी की सोच क्या होनी चाहिए? एक आम आदमी जो अपने परिवार के लिए रोजमर्रा में लगा हुआ है, अपने परिवार के भविष्य को गढ़ रहा है, अपने वर्तमान को देख रहा है, अपनी समस्याओं से लड़ रहा है, आखिर वो इस तरह की हरकतें क्यों कर देता है? क्या अशिक्षा एक बड़ा कारण मानते हैं पीयूष जी? चूंकि आप पार्टी से हैं और आप प्रवक्ता भी हैं, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, क्या आपको लगता है कि अशिक्षा इसके मूल में है? शिक्षा यदि होगी तो शायद इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी। जी नहीं, अशिक्षा तो नहीं, अशिक्षा तो एक सिम्टम है, क्योंकि जैसा आपने बोला, मैं चिकित्सक भी हूँ, ये एक लक्षण है, भ्रष्टाचार भी एक लक्षण है। ये एक नैतिक राष्ट्र का निर्माण करने में हम लोग असफल रहे हैं। जब तक नैतिकता नहीं रहेगी राष्ट्र के मूल तत्व में, तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि देखिए, नैतिकता कैसे आएगी? आपको, मुझको, देखिए, आपकी सरकार से उम्मीद करते हैं क्या आप, या प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो नैतिकता लाएगा? मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है, जीरो उम्मीद है सरकार से। और स्थापित राजनीतिक दलों से भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती है कि नैतिकता लाएंगे। नैतिकता तो आपको और हमको मिलकर लाना पड़ेगी। आप और हम जाके लोगों में, जो बच्चे बरगलाए हुए बैठे हैं दोनों तरफ हैं, वो शिक्षित भी हैं, डिग्रीधारी भी हैं और अशिक्षित भी हैं, उनको बैठ के समझाना पड़ेगा कि बेटा, तेरे भविष्य के लिए यदि शांत समाज रहेगा तो तुझे नौकरी मिलेगी, तेरे परिवार का पेट पलेगा, तेरी ग्रोथ होगी, तेरे परिवार की ग्रोथ होगी। ये चीजें हमें जाके समझाना पड़ेगी। दोनों समुदाय के लोगों को ये मेंटल जो है ये अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आना पड़ेगा आगे, और हिंदू समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि भाई, हमारी जो तहजीब है वो गंगा जमुनी तहजीब है। जैसा आपने बोला, कोई जुलूस निकलता है, उसका स्वागत कीजिए, उस पर फूल बरसाइए। हो सकता है आप उससे असहमत हो, पर असहमति व्यक्त करने का तरीका अलग है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो जब भी सरकार फेल होती है तो सरकार को तुष्टीकरण का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये हम सब लोग जान रहे हैं आज की स्थिति में। किसी जमाने में कांग्रेस को होता था। अभी हमारा ये मानना है कि भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी को तुष्टीकरण का सीधा फायदा होता है तो बाकी की जो फेलियर्स है उन पर से ध्यान हट जाता है। तो मूलभूत सुविधाओं पे बार युवाओं का ध्यान, बच्चों का ध्यान, दोनों तरफ के बुद्धिजीवियों का ध्यान लाना पड़ेगा। बार बात बताना पड़ेगी कि इतना कर्ज हो गया। आपने जो बात सुझाव की, बहुत बेहतर सुझाव दिया आपने कि आपको और हम सबको निकलना होगा और लोगों को जो है हमको अमन के सिपाही तैयार करना होंगे सर, अमन के सिपाही। ये लोग वेपन से माफी चाह रहा हूँ पीयूष, थोड़ा समय कम है। मंजूर बेग साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो अमन चैन है वो बना रहे? मंजूर बेग साहब जी ने जो कहा, जब तक सब भविष्य के नागरिक लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये लोग मैदान में आएंगे तो साथ में प्रशासन, शासन की भी एक साथ होना चाहिए। हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं, हर नागरिक, चाहे काजी हो, पंडित हो, ये पूरा प्रयास करते हैं एकता और भाईचारा हमेशा कायम रहे और हमेशा रही है। ऐसा नहीं है महाराजा की नगरी के साथ पूरा मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं जहाँ चाहे वो RSS का जुलूस हो, सबका सम्मान होता। मुस्लिम समाज का जुलूस निकलता है, सब सम्मान करता। शांति समितियां बनी हुई है, शांति कमेटी बनी है, मोहल्ला कमेटी बनी है, पंचायत कमेटी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी का रुख जो होता है वो रुख बिलाव जी बिल्कुल सही कहा। बिलाव जी आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, आखिर सुझाव क्या है, कैसे इस माहौल को खत्म किया जाए? देखिए पंकज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी हम लोग कोरोना की भीषण महामारी विभीषिका से जूझ कर जैसे तैसे सामान्य हुए, और इसके बाद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे, हालात बद से बदतर हो रहे, जनता त्राही त्राही करे, हाहाकार मचा है। तो मैं नहीं समझता कि आम जनता को इस चीज से कोई लेना देना है। सबसे बड़ा सवाल है कि उपद्रव के पीछे, षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल है। जब तक ये षड्यंत्री जो ये उपद्रव पैदा करना चाहते हैं जानबूझ, इनको जब तक नहीं पकड़ाया जाएगा, जो माहौल खराब करना चाहते हैं इन्हें जब तक नहीं पकड़ा, जब तक माहौल सामान्य, आम जनता को उससे लेना देना नहीं है।
आम जनता अपनी परेशानी में ऐसी कोरोना से निपटी है बेचारी, खलील आतिश साहब, षड्यंत्री लोग हैं, खलील आतिश साहब, आप बहुत उनको लगना बहुत आवश्यक है। खलील आतिश साहब, आपसे बात करना चाहूंगा बहुत संक्षेप में कि कोई आपकी नज्म, कोई ऐसी गजल जो आम आदमी को ये बता पाए कि भाई हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, मोहब्बत पैगाम होना चाहिए, कोई आपकी ऐसी नज्म सामने आए? देखिए, मैं कुछ लाइनें आपके पेश करता हूँ कि अपनी आंखों में चमकता हुआ सपना रखना, अपनी आंखों में चमकता हुआ सपना रखना, जिस्म मर जाए मगर रूह को जिंदा रखना, जिस्म मर जाए मगर रूह को जिंदा रखना, और वक्त का क्या है बदलता है बदल जाएगा, अपने किरदार को गर्दिश में भी अच्छा रखना। तो मेरा ये कहना है, सुझाव ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में अगर पहले की तरह, जिस तरह पहले रहा करते थे, हमें एक नई कोशिश करना चाहिए कि हर त्यौहार पे हम दोबारा निकलें, एक दूसरे के घरों पे जाएं, मुलाकात करें, खुद होके जाएं, टोलियां बना के जाएं और उनके त्योहारों को और हमारे अपने त्योहारों को साथ में हिल मिल के मनाएं उसको। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो प्रशासन की जो गलती है कि जुलूस निकल रहे हैं तो नए रूटों पे से अचानक निकल जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छी बात कह रहे हैं और बहुत बिल्कुल सही कहा। और आज की जो बहस हुई हमारी, मुझे लगता है उस पर ये बात निकल के आनी चाहिए कि सब कुछ चलता रहता है, लेकिन यदि एक व्यक्ति मनुष्य जो है मनुष्यता को स्वीकार कर ले, वो समझ ले कि वो मनुष्य है, वो उसका कोई धर्म नहीं है, दुनिया में हर जो आदमी है मनुष्य है वो एक है, उसका एक खून है। मुझे यहाँ पर टी.के. सरल की पंक्तियां याद आ रही हैं कि नहीं है जरूरत भारत माता को तीर तोप तलवारों की, नहीं है जरूरत भारत माता को बड़े बड़े लेखक कवि और होशियारों की, जरूरत है तो बस मानवता से भरे हुए मानव बेशुमारों की। हम मनुष्यता को अपना लें, प्रेम को अपना लें, तो शायद हमारा देश जो है पूरी दुनिया में एक फक्र का विषय होगा और हमारा हमेशा गौरव से कहेंगे कि हम भारत के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रहिए, सावधानी। धन्यवाद सर, बहुत